आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको करा रहा हूं पिछले 30 सालों में पूछे गए सभी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्रश्न। ऐसे ही मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के पिछले 30 सालों में पूरे जितने भी प्रश्न आए हों उन सबको कंप्लीट करा के एक सिंगल प्लेलिस्ट में रख दे रहा हूँ। यही प्लेलिस्ट जो कि आपके सामने दिख रही है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं बस आपको इतना बता दूँ कि जब कभी आप एग्ज़ाम देने जाएँ उसके पहले ये पूरी प्लेलिस्ट रख डालिए और टॉपर्स कोड के सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर डालिए। आपको 70% पार्ट यहीं से मिलेगा। ठीक, इससे ये एक बात और याद रखनी है कि प्रश्न से ज़्यादा ज़रूरी उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे नापी जाती है, वहीं से जहाँ पिछला प्रश्न छोड़ा था फिजिक्स का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ कैसे नापी जाती है, तो हाइग्रो, मैंने आपको बताया था आर्द्रता को या नमी को नापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक, द्रवों का घनत्व डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी हाइड्रोमीटर से। देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों में फ़र्क है। हाइग्रोमीटर से नमी नापते हैं लेकिन लिक्विड की डेंसिटी हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापेंगे, लेक्टोमीटर से। और पोटेंशियोमीटर से दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इंग्लिश में बोले और हिंदी में बोले तो दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर के अंतर को बोलते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की, अगर टाइटैनिक के बारे में हमें जानना है कि टाइटैनिक जहाँ पे डूबी है वहाँ पे कैसा दिखती है अंदर समुद्र के नीचे, तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, सोनार डिवाइस का। किसका, सोनार एक टेक्निक है जो कि नौ संचालन यानी पानी वाले में, शिप में अंदर संचार करने और डूबी सतह या वस्तुओं का पता लगाने में यूज़ की जाती है। रेडियो एक्टिविटी कैसे नापी जाती है, गाइगर काउंटर से। ठीक, अब आ जाइए फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा वेक्टर परिणाम है, तो इनमें से कौन, देखिए दो चीज़ होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है मैं जल्दी से आपको बता दूं। स्केलर का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे किसी की स्पीड कितनी है, 5 की स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से चल रहा है। ठीक, और स्केलर का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे मैं कहूँ देखिए तुम कितनी स्पीड से जा रहे हो, तो मैं बोलूँ मैं 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या है, स्पीड है, स्पीड है, याद रखिएगा, स्पीड से जा रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूं हमें कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो मैं बोलूं कि यार मैं 10 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो जब कभी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे तो वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा वेक्टर परिणाम है, तो बल जो है, बल क्या है, सदिश राशि है। अदिश का मतलब स्केलर, सदिश का मतलब वेक्टर। मैं फिर से बता दूं बल कैसे सदिश राशि है कि ये बल का मतलब देखिए, ये मान लिया ये बोर्ड है, इसको मैं ठेल रहा हूँ। ठीक, तो कितने प्रेशर से ठेल रहा हूँ, 5 न्यूटन से। किधर ठेल रहा हूँ कि खींच रहा हूँ, ये भी तो मुद्दा करेगा ना। तो जब किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन भी हो और उसका मैग्नीट्यूड हो, 5 न्यूटन से मैं इसको इस डायरेक्शन में ठेल रहा हूँ, तो अब देखिए डायरेक्शन भी आ गई और उसका वैल्यू भी आ गया। तो ये क्या है, सदिश राशि है या स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा से यहाँ देखें, इसको देखें, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बिल्कुल सही बात है, यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। दोनों चीज़ एकदम सही है। अगला आ जाइए, कौन सी सदिश राशि है, मैंने बोला ना सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी ज़रूर बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब आप 4 किलोमीटर चले, ठीक, चल दिया आगे, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्शन देखते हुए मूव करना डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा। ठीक, या विस्थापन है। अगला कौन सा है, किसके विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सी चीज़ सही है। ये अच्छा, ये प्रश्न जरूर देखिएगा, सही है कि सही नहीं है। यहाँ सही है की बात कर रहा है। यह एक अदिश राशि है, विद्युत विभवांतर, बिल्कुल सही बात है। यह एक सदिश राशि नहीं, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। अब आ जाइए मैं आपको अगला, यहाँ पे एक ये देख लीजिए, किसी कण के रेखीय संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो इस वक्त, देखिए इधर पहले रेखीय संवेग को दोगुना कर दिया जाए, देखिए इधर ध्यान से, किसी कण के रेखीय संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है ½ mv²। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, ½ m/v²। ठीक, अगर इसके संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, या इधर देख लीजिए, ये v दिख रहा है ना,
इसको दोगुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना। अगला, पृथ्वी के अराउंड, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई की, ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, अभी रिसेंटली पिछले साल आया। अगर पृथ्वी के चारों ओर जो सर्किल है, देखिए पृथ्वी के चारों ओर क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, ठीक। अलग अलग कक्षाएं हैं, जैसे होता ना कि एक डब्बा है, उसके बाहर और अलग अलग लेवल हैं। तो अगर कोई चीज़ बॉल को वहाँ से गिराई जाए तो उसी कक्षा में लगातार घूमती रहेगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अगला आ जाइए, एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है क्योंकि इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण। ऊपर कैसे उठता है, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरा हाथ देख रहे हैं, अभी क्या है, फ्लैट है, सभी को दिख रहा है ना। अब वायुयान को जब ऊपर उठना होगा तो वायुयान का अगला हिस्सा ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये अभी क्या है, फ्लैट है। अगर वायुयान इस डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन बढ़ रहा हूँ, वायुयान को अगर ऊपर उड़ना शुरू करेगा तो ये अगला भाग ऐसे उठ जाएगा ताकि हवा आए, टकरा के नीचे की ओर जाए। जब नीचे जाएगी तो बदले में प्लेन को कहाँ उठाएगी, ऊपर की ओर। तो याद रखिए, जब हवा जब किसी प्लेन को ऊपर की ओर उड़ना रहता है तो पंखियों को वो ऐसे करता है, और जब उसको नीचे की ओर उतरना होता है तो वो ऐसे कर देता है। ये अंतर है, ये आपको हमेशा, और यही चीज़ आपके ऊपर सीलिंग फैन में भी काम करती है, ठीक। अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे मजबूत बल जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, नाभिकीय बल है। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस एक संरक्षक के सिद्धांत पर निर्भर करती है? तो रेखीय संवेग के, ठीक। ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया है, फिर आ जाएगा। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन उसका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? केशिकात्व, ठीक। बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल अपने आप, जैसे क्या होता है, आपने सभी दिन दिया देखा है, दिया में क्या होता है, तेल पड़ा हुआ है, उसमें जैसे ही आप बत्ती डालेंगे तो आप देखेंगे तेल धीरे 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 बत्ती में ऊपर चढ़ने लगता है। इस सिद्धांत को बोलते हैं केशिकात्व, ठीक, कैपिलरी इंग्लिश में। किसी बॉडी की गतिज ऊर्जा होती है, किसी बॉडी की गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी बॉडी की गतिज ऊर्जा उसकी एक सदिश मात्रा, एक स्केलर मात्रा, बिल्कुल सही है, उसके संवेग के वर्ग के अनुपात में। अरे हाफ mv² होता है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। अब जरा इधर देख लीजिए, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान एवं विपरीत क्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा लॉ है, ये न्यूटन का तीसरा लॉ है, और ये न्यूटन भाई ने दिया। अगला आ जाइए, कौन से कथनों में से गलत कथन का चयन करें? तो गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, गलत। ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल का मान बढ़ता नहीं है। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले देखिए, गुरुत्वीय बल एक आकर्षण बल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाए तो इसका मतलब क्या है? तूफान आने वाला है। याद रखिएगा, अगर वायुदाब मतलब प्रेशर नापने वाली कोई भी डिवाइस का प्रेशर एकाएक कम हो जाए, एकाएक गिरना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब क्या आने वाला है? तूफान। ये 2-3 बार आ चुका है प्रश्न। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर 62 किलो वजन है, उसका भार चंद्रमा पर 10 किलो होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? 0 होगा। अंतरिक्ष में उसका भार 0 होगा, याद रखिए। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी गुरुत्वाकर्षण किसी का भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर भार 0 होगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहती है? देखिए, वेट क्या होता है? m×g। जो g है वो है क्या? ग्रेविटेशनल। वही ग्रेविटेशन चेंज होता है, बाकी मास कभी चेंज नहीं होता, तो इसका डी ऑप्शन चेंज है, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? तो उसका घनत्व अपवर्तित रहता है, ठीक। एक और प्रश्न, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की घड़ियों की लंबाई क्या होती है? घड़ियों की लंबाई बढ़ जाती है, जिसमें दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए सुस्त पड़ जाती हैं। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? उसका आयतन। अरे भैया, एक डब्बे में चीनी, पूरा पानी में चीनी घोल दो तो एक चीज़ नहीं बदलेगी, उसका क्या? वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है। अगला जरा देखिए, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कितनी बार आया है, 2 बार तो सीधे सीधे आया, ये फिर आ जाएगा। लोलक की घड़ियाँ क्यों सुस्त हो जाती है? और आमतौर पर एक और बात बताऊँ, फिजिक्स में जो ऑप्शन ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है वही सही माना जाता है, ठीक। जैसे जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जैसे देखिए, कुएं की बाल्टी जब तक पानी में रहती है तब तक हल्की रहती है, लेकिन जैसे ही वो पानी से ऊपर खींचना शुरू करेगी तब वो भारी हो जाएगी, ठीक। अगला आ जाइए, अगला क्या है?
अगला है पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, क्यों नहीं गिरती? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसके केंद्र से जाने वाली वर्टिकल लाइन तल के अंदर रहती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई तिरछी सी मीनार है, अगर उसका वर्टिकल गुरुत्वाकर्षण बाहर चला जाएगा तब वो गिर जाएगी, लेकिन अगर उसका गुरुत्वाकर्षण लाइन अंदर ही रहेगा तो वो गिरेगी नहीं। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम गिरा दिया जाए, देखिए एक हवाई जहाज से अगर एक नॉर्मल स्पीड से जा रहा है उससे बम गिरा दिया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की क्या स्थिति रहेगी? बम के ठीक ऊपर रहेगा। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक हवाई जहाज उड़ रहा है उससे बम गिरा दीजिए, ठीक, बम गिरा के आप आगे बढ़ जाइए। आप सोचे हवाई जहाज बहुत आगे चला जाएगा, नहीं, हवाई जहाज बम के ठीक नीचे होगा, ऊपर होगा, सॉरी। प्रेशर कुकर के अंदर का हाईएस्ट तापमान किस पे निर्भर करता है? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि प्रेशर में कमी होने लगती है। प्रेशर क्या होने लगता है? कम होने लगता है। अब अगला देख लीजिए, निम्न सिद्धांत पर रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेखीय संवेग को। ये प्रश्न अभी जस्ट ऊपर आया, कितनी बार आया है? देखिए 1 2 3 4, ऊपर 2 बार, 4 2 6 बार, ये फिर से आ जाएगा। रॉकेट जो होता है वो कौन से आधार पर काम करता है? रेखीय संवेग के नाम पे, ठीक, लीनियर मोमेंटम। ठीक, अगला आ जाइए, एक बुलेट लंब रूप से मतलब वर्टिकल रूप से ऊपर दागी जाती है। एक बुलेट को ऐसे फायर किया जाता है। उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में T1 समय लेती है, वहां से जमीन तक आने में T2 टाइम लेती है। मतलब ऊपर जाएगी उस पर नीचे गिरेगी ना, जब ऊपर जाएगी तो T1 टाइम और नीचे आती है तो T2 टाइम। इनमें से सही क्या है? जो T1 ऊपर जाने में ज़्यादा समय लगेगा, नीचे आने में क्यों? पूछिए ज़्यादा समय लगेगा। फिर से यहाँ ध्यान देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बुलेट मतलब बंदूक से आप गोली ऊपर हवा में मारिए धाई से, तो उससे गोली ऊपर जाएगी, उसके बाद गोली नीचे आएगी। ध्यान से देख के आप समझिए और फिर बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही है। जब ऊपर जाने में T1 समय लगेगा, नीचे भाई ऊपर जाएगी तो T1 टाइम लेगी, नीचे आएगी तो T2 टाइम लेगी, और T1 T2 से हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अचानक गायब हो जाता है, निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो उसका मतलब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल गायब हो गया तो उसका जैसे अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष में मेरा मास वही रहेगा लेकिन मेरा क्या गायब हो जाएगा? मेरा मास एग्जैक्टली वही रहेगा, लेकिन मास का मतलब मेरा मास ही, इंग्लिश में मास, लेकिन जो मेरा वेट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जी जो है, याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा पर द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो क्या होता है? अब जितना है उसका चौथा, उसका 1/4 ही बचा रहता। ठीक, जरा यहाँ देख लीजिए, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह क्या ऊपर हो जाएगी? नहीं, एग्जैक्टली अपरिवर्तित रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, अगर वह किनारे की ओर चले तो नाव कहाँ की ओर जाएगी? किनारे से दूर भागेगी। जैसे नाव पे आप खड़े रहिए, जब आप किनारे जाएंगे तो नाव के साइड में आप क्या करेंगे? दबाएंगे तभी तो ऊपर उस पर कूदेंगे ज़मीन पे। जब आप दबाएंगे तो नाव पीछे की ओर भागेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अचानक गिरना क्या करता है? देखिए दूसरी बार आया ये प्रश्न। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकाएक गिरने लगे तो इसका मतलब वहाँ पे उस एरिया में क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। ठीक, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलो है, उसका अंतरिक्ष में भार कितना होगा? 0। याद रखिए, मैं जैसे हूँ तो मेरा वेट, मेरा मास नहीं, 2 चीज़ होता है, एक तो होता है द्रव्यमान, एक होता है, अच्छा ये चीज़ मैं आपको क्लियर ही कर दूँ। आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है वेट मास क्या होता है, पता नहीं। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, इधर देखिए, एक होता है F बल, वो बराबर होता है M × G। ध्यान से देखिएगा, M का मतलब ये क्या होता है? फोर्स, या इसी को बोलते हैं वेट। जैसे मेरा वेट कितना है? 90 किलो। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। जब मैं बोल रहा हूँ मेरा वेट, वजन मेरा भार कितना है? 90 किलो। तो इसमें एक है मेरा मास यानी द्रव्यमान, और दूसरा है ग्रेविटी माने G। ग्रेविटी क्या